students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit Journal Principle and Processes of Isolation of Element। और इस लेक्चर के अंदर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो जिंक है वो इसकी ओर से किस तरह से एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो जिंक की कुछ मेन ओर हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये और वेरी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले जिंक ब्लेंड है जिसका फॉर्मूला ZnS है और ये जो है ये मेन ओर है, जिंक की प्रिंसिपल ओर भी इसको बोला जाता है। मेनली से जो जिंक एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो जिंक ब्लेंड से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेकंड कैलेमाइन जिसका फॉर्मूला ZnCO3 है। थर्ड जिंकसाइट है जिसका फॉर्मूला ZnO होता है। और फोर्थ और है फ्रैंकलिनाइट जिसका फॉर्मूला ZnO Fe2O3 होता है। और लास्ट और है विलिमाइट जिसका फॉर्मूला Zn2SiO4 होता है। अब हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो जिंक है वो जिंक ब्लेंड से एक्सट्रैक्ट किस तरह से की जाती है। तो जिस तरह से हमने आयरन की एक्सट्रैक्शन डिस्कस की थी, कॉपर की एक्सट्रैक्शन डिस्कस की थी, तो उनके अंदर क्या थे, कुछ स्टेप्स थे और उसी तरह के कुछ स्टेप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप है कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। जो जिंक ब्लेंड है वो बड़े बड़े पीसीज की फॉर्म में, लार्ज लंप्स की फॉर्म में पाई जाती है नेचर के अंदर। तो इन लार्ज लंप को सबसे पहले स्मॉलर पीसीज के अंदर ब्रेक किया जाता है। कैसे ब्रेक करते हैं? जा कर्सर की हेल्प से। और फिर इन स्मॉल पीसेज को पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। पाउडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाल मील या स्टैम्प मील की हेल्प से। पाउडर बनने के बाद हम सेकंड स्टेप के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज इसका मतलब होता है। तो जो हमने पाउडर फॉर्म के अंदर ओर कन्वर्ट कर ली है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रोसेस के द्वारा हम उससे इम्प्योरिटी निकालेंगे। तो देखो, हमने जिंक ब्लेंड ओर यूज की है ZnS, और ये क्या है? एक सल्फाइड ओर है। और सल्फाइड ओर से अगर हमने इम्प्योरिटी निकालनी है तब हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इम्प्योरिटी निकालने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाते हैं और ये है रोस्टिंग के बारे में। रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्साइड ओर के अंदर। और यहाँ पर हीट किया जाता है 1200 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो जिंक ब्लेंड है वो जिंक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है रिडक्शन। रिडक्शन, जो जिंक ऑक्साइड है इसको रिड्यूस किया जाता है एक स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। तो हम यहाँ पर कोक, जिसे हम कार्बन बोलते हैं, उसके साथ जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं 673 केल्विन टेम्परेचर पर, और तब ये जिंक मेटल के अंदर चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो जिंक मेटल हमें ऑब्टेन हुई है ये प्योर फॉर्म के अंदर जिंक मेटल नहीं है, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं। और इन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हम यहाँ पर रिफाइनिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। तो हम आ जाते हैं रिफाइनिंग पर। रिफाइनिंग यहाँ पर दो तरह से की जाती है, एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा। सबसे पहले हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में डिस्कस करें हैं। नाम तुमने सुना ही होगा कि जिस तरह से जो पेट्रोलियम होता है उसके अंदर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो इन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसका नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो इसी तरह से जो जिंक है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं
जैसे कैडमियम जिसका बॉइलिंग पॉइंट 1073 केल्विन है, लेड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 2024 केल्विन है, आयरन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 3273 केल्विन है, और जो जिंक है इसका बॉइलिंग पॉइंट 1183 केल्विन होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, लेड और जो आयरन है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कैडमियम और जिंक से। तो सबसे पहले जब हम इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो जो आयरन और जो लेड हैं ये रह जाएंगी, और जो कैडमियम और अ, जिंक है ये डिस्टिल हो जाएंगी, मतलब ये वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। उन वेपर्स को अलग कर लेंगे, और जो जिंक और कैडमियम का मिक्सचर होगा उसका दोबारा से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाएगा। तो इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है? कैडमियम का है 1073, जिंक का स्लाइटली हायर है 1183। तो जो कैडमियम है वो पहले वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, और जो जिंक है वो वेसल के अंदर रह जाएगी, और इस तरह से जो जिंक हमें ऑब्टेन होगी वो प्योर फॉर्म के अंदर जिंक ऑब्टेन होगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हम ना करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा भी हम इम्प्योरिटीज निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं, और इस मेथड के अंदर जो फॉर्मूला बताया था PKIA, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। जो प्योर मेटल रोड होती है, प्योर जिंक रोड, उसको कैथोड बनाते हैं, और जो इम्प्योर जिंक रोड है उसको एनोड बनाया जाता है, और इन दोनों को डीप किया जाता है मेटल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, मतलब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों को डीप करते हैं। तो जो एनोड है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड से जिंक के एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये Zn2 पॉजिटिव आयन ZnSO4 के अंदर जाएंगे। तो जो कैथोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगी? जिंक आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जिंक आयन जब कैथोड के ऊपर जाएंगे तो कैथोड इनको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगी। तो यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक के आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक के एटम के अंदर चेंज हो जाएंगे, और इस तरह से हम प्योर जिंक मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाती हैं, और इनको बोला जाता है एनोड मड। अब हम थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड ले रहे हैं कि जो जिंक ऑक्साइड है इससे हमने जिंक मेटल ऑब्टेन करनी है, तो किस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया जाए और कितने टेम्परेचर के ऊपर उसको हीट किया जाए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ रिड्यूसिंग एजेंट और जिंक ऑक्साइड के लिए इलिंगम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इलिंगम डायग्राम का पता ही है कि डेल्टा जी नोट वर्सेस टी, हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनके लिए कर्व ड्रॉ की है, और एक कर्व ड्रॉ की है जिंक जिंक ऑक्साइड के लिए। अगर हम जिंक जिंक ऑक्साइड कर्व को देखें तो ये कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड कर्व को यहाँ पर काट रही है इसको, और ये इसको काट रही है 673 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर देखें तो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड कर्व जिंक जिंक ऑक्साइड कर्व से नीचे की तरफ लाई कर रही है, मतलब कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए गिव्स फ्री एनर्जी लार्ज नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि 673 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पर कार्बन जिंक ऑक्साइड को जिंक के अंदर रिड्यूस कर सकता है। अब हम ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। तो हमने उसी तरह से एक इलिंगम डायग्राम ड्रॉ किया यहाँ पर, और इस इलिंगम डायग्राम के अंदर अगर हम कॉपर कॉपर ऑक्साइड कर्व को देखें
तो ये ऑलमोस्ट अपर साइड में, टॉप साइड में लाई करती है इलिंगम डायग्राम की। जो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की कर्व्स हैं, ये नीचे की तरफ लाई करती है। और हम कह सकते हैं कि जो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की कर्व हैं, ये 500 से 600 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर लाई करती हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कोक है, वो ईज़िली से, मतलब जो कार्बन है, वो ईज़िली से यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड को कॉपर के अंदर चेंज कर सकता है। ये था हमारा थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। थैंक यू।